दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस बात को लेकर पूरे देश में एक जिज्ञासा थी कि क्या पाकिस्तान का जो दावा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों और कुछ मीडिया घरानों के बीच जो भारतीय फाइटर प्लेन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा गिरा दिए जाने की खबरें आ रही है, क्या वो वाकई सच है? अब तक तो इससे भारत में इनकार किया जाता रहा और हम सबको यह भरोसा था कि वाकई नहीं गिरा होगा। वैसे युद्ध के दरमियान ये अक्सर होता है कि जो जीतता है उसके भी कुछ फाइटर जेट, फाइटर प्लेनों को नुकसान होता है और उसे भी कई बार गिरा दिया जाता है। ऐसा कतई नहीं होता कि वन साइडेड कोई वॉर या युद्ध चला जाए, लेकिन भारत में इस तरह का माहौल बनाया गया, सत्ता से लेकर सत्ताधारी दल तक। ऐसा लगा कि भारत की सेना नहीं बल्कि सत्ताधारी दल की ट्रोल आर्मी के लोगों ने यह जीत दिला दी है। लेकिन जिस प्रकार से चाहे रफाल हो या दूसरे फाइटर जेट हो, उनको लेकर सवाल उठ रहे थे, अब उस पर एक तरह से सबके सामने सच्चाई ला दी गई है। और यह सच्चाई लाने का काम किसी और ने नहीं किया, बल्कि तीनों सेनाओं के समन्वयक, उसके प्रमुख की भूमिका में नजर आने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने किया है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब ने भारत की मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि जहां इंटरव्यू दिया वहां यह बात भी कही कि उनका 15% समय तो इस बात में गया कि जो फेक न्यूज और झूठी खबरें चल रही है उसको कैसे लोगों की नजर से हटाया जाए। और इस तरह की खबरों से नुकसान होता है। आपने देखा होगा गोदी मीडिया के तरह तरह के जो आ रहे थे, वो थंबनेल वगैरह, कोई लाहौर पे कब्जा करा दे रहा था, कोई कुछ कब्जा करा दे रहा था। खैर, मूल बात यह है कि ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में जाकर दिए हुए इंटरव्यू में आखिर सीडीएस अनिल चौहान ने ऐसा क्या कहा है जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर को अपनी निजी विजय मान करके चल रही थी, क्यों उसके तोते उड़ने लगे हैं? तो दरअसल सीडीएस अनिल चौहान से उस इंटरव्यू के दरमियान जब यह पूछा गया कि क्या भारत के फाइटर प्लेन गिरे थे, फाइटर जेट गिरे थे, क्या फाइटर जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया था, उस पर उन्होंने सीधा सीधा कहा कि सवाल यह नहीं है कि फाइटर जेट क्यों गिरे थे या कितनी बड़ी संख्या में गिरे थे, सवाल यह है कि क्यों गिराए गए थे। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि क्यों गिराए गए थे, तो उस वक्त इंटरव्यू कर रही महिला एंकर ने उनसे पूछा कि आप मानते हैं कि क्या गिराए गए थे? तो उन्होंने कहा जी हाँ, गिराए गए थे। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात को से भी इनकार किया कि 6 फाइटर जेट गिरे थे। फाइटर जेट भारत के गिरे थे, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन 6 यानी आधा दर्जन गिरे थे, इसे उन्होंने इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को कहते रहे कि 4 या 5 फाइटर जेट भारत के गिरे थे। तमाम तरह के दावे अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग डिफेंस एक्सपर्ट, जानकार लोग, कुछ पत्रकार, यहां तक कि द हिंदू ग्रुप की एक महिला पत्रकार ने इस पर अपनी तरफ से पुष्टि करनी चाहिए कि हाँ, फाइटर जेट गिरे थे, तो अंततः उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। स्वाभाविक है कि दबाव ऊपर से आया होगा डिलीट करने का। लेकिन अब जिस प्रकार से साफगोई के साथ सीडीएस अनिल चौहान ने इस बात को स्वीकार किया है, तो क्या अब ट्रोल आर्मी के लोग उन्हें भी नहीं बख्शेंगे? क्योंकि इस देश में जो रवायत चली है आजकल, एक नई रवायत है चुनावी राष्ट्रवाद की। और उस चुनावी राष्ट्रवाद में एक देश, एक नेता, एक आदेश, जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को अगर ज्यादा बड़े कैनवास पर देखने की कोशिश करें, तो साफ जाहिर होता है कि लड़ाई सेना ने नहीं लड़ी। पहलगाम में जो पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ, उनकी जानें गई, उसका बदला सेना ने नहीं लिया, बल्कि माहौल ये लोग ऐसा बनाते हैं कि उसका बदला इन भक्तों के सबसे बड़े आराध्य उन्होंने जाकर के ले लिया। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार चुनावी राज्य बिहार जा रहे हैं, कभी कानपुर जा रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, और हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की जो कोशिशें हो रही है, चुनावी लाभ उठाने की जो कोशिशें हो रही थी, आज कम से कम सीडीएस के बयान के बाद कई सारी चीजें साफ हो गई। वैसे सीडीएस अनिल चौहान का बयान कोई पहला बयान नहीं है। ठीक है, सीडीएस ने अपने इंटरव्यू में इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके उन तमाम खबरों पर विराम लगा दिया कि आखिर फाइटर जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे। फाइटर जेट गिरे थे, सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई। लेकिन 2 दिनों पहले
भारत के वायुसेना प्रमुख ने भी तो कुछ बातें कही थी इक्विपमेंट्स की कमी को लेकर। समय से संसाधन, खास करके टेक्निकल संसाधन जिसमें विमान होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, तमाम दूसरी तरह की चीजें होती है, उसकी कमी की तरफ ध्यान दिलाया था। और यदि भारत के रक्षा बजट को प्रतिशत के रूप में आप देखें, तो मनमोहन सिंह सरकार के समय भारत के कुल बजट का जितना प्रतिशत रक्षा बजट में जाता था, वो क्रमशः नरेंद्र मोदी सरकार के 11 सालों में करीब-करीब काफी घटा है। रुपए के आधार पे आप कह सकते हैं कि कोई बढ़ा के दिखाए कि बढ़ गया है, लेकिन रुपए की वैल्यू भी तो गिरी है। 58-60 रुपए का डॉलर 85 रुपए को पार कर चुका है। तो वॉल्यूम में यदि कुछ हजार करोड़ बढ़ा दिए जाए, लेकिन प्रतिशत में घटा दिया जाए, तो उसे घटा हुआ ही माना जाएगा कि भारत आखिर इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, अपनी रक्षा जरूरतों से क्या समझौते कर रहा है? कम से कम इस देश का आम आदमी, इस देश की सेना उस समझौते के मूड में नहीं है। लेकिन क्या सत्ता में बैठे हुए लोग की प्राथमिकताएं उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए? ये सवाल अब नए सिरे से उठेगा। और जब ये सवाल उठेगा, तो कई सारे और सवाल उठेंगे। पीओके लाने की बात कही जा रही थी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा, और तमाम दूसरी बातें भी कही जा रही थी। लेकिन इन तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए यदि भारत की सेना की जरूरतें, आधुनिकीकरण, सेना में खाली पद, इन सब को जोड़ करके देखा जाए, तो भारत सरकार की जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब की तरह से 4 या 6 साल के लिए अग्निवीर स्कीम सेना में लाई गई। उसको लेकर काफी बवाल हुआ। एक बेहद सम्मानित और समर्पण के भाव से भरा हुआ सेना का और पैरामिलिट्री का करियर जो इस देश के नौजवान गांव-गांव में देखते थे, सेना में जाने का सपना लेकर, देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर, उन्हें अग्निवीर में तब्दील करने की एक नई स्कीम आई। 4 साल की नौकरी लीजिए, बाद में वो अवधि बढ़ाई भी गई और उसके बाद बिना पेंशन के वापस घर आके बैठी। भाजपा के एक आध नेता तो यहां तक कह रहे थे, जब ये बवाल बढ़ रहा था तब कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अग्निवीर जब रिटायर होंगे तो उन्हें पार्टी मुख्यालयों पर गार्ड के रूप में हम रख लेंगे। लेकिन ये देश गार्ड से नहीं चलता। ये देश जज्बातों से भरे हुए लोगों से, जवानों से चलता है, इक्विपमेंट से चलता है। और पूरी दुनिया जब अपने रक्षा संसाधनों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है, तो भारत में आधुनिकीकरण का फॉर्मूला आज भी वही है जो 30-40 साल पहले था। तब भी हम आयात पर निर्भर थे, आज भी आयात पर निर्भर है। फ्रांस से रफाल आता है, फिर कहीं से मिग आता है, फिर कहीं स्वीडन से बोफोर्स आता है। अलग-अलग समय में प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन भारत के अंदर कोई छोटा-सा तेजस बना लिया गया, ऐसा ढिढोरा पीटा जाता है कि भारत ने बहुत कुछ हासिल कर लिया। मूल सवाल यह है कि आखिर फाइटर जेट गिरे तो इसे स्वीकार करने में सरकार के लोगों को दिक्कत क्या थी? अगर इसे स्वीकार कर लेते तो कौन सी आफत आ जाती? अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के युद्ध में अपना कुछ गंवाया था। यूएस ने भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ जब अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था, वहां भी उसे कुछ नुकसान हुआ था। अमेरिका ने तो नहीं छिपाया। भारत को ये छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या चुनावी राष्ट्रवाद इस देश में इस कदर हावी हो चुका है, चुनावी हिंदुत्व की अफीम इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि अब लोग रत्ती भर भी कुछ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? याद रखिए, देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये देश जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश करने वाली व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सीडीएस अनिल चौहान की जो स्वीकारोक्ति है, उस स्वीकारोक्ति के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार आखिर किस मुंह से आगे जाकर दावा करेगी कि ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफा जीत हासिल की है, इसे लेकर अब लोगों के मन में सवाल उठेंगे। अगर ये पहले ही स्वीकार कर लिया जाता कि हाँ, हमने जीत हासिल तो की है, निश्चित तौर पर हमारी सेना ने जीत हासिल की है, लेकिन जीत हासिल करने की प्रक्रिया में हमारे फाइटर जेट भी गिरे हैं, उनका नुकसान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये करने की नौबत आई है, तो सत्ता कुछ छिपा रही है, ये आम लोगों के मन में अब घर करता जा रहा है। सत्ता कुछ छिपा रही है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि सत्ता क्यों छिपा रही है? आखिर इस छिपाने के पीछे की हकीकत क्या है? वजह क्या है? और क्यों इस हद तक सरकार जाने के लिए तैयार है कि उसे छिपाने की नौबत आ रही है? कई सारे सवाल हैं जो देश की सरहदों की सुरक्षा और उनके लिए जरूरी इक्विपमेंट से ज्यादा, बल्कि उनके साथ-साथ
समान रूप से दिखाई दे रहा है कि कुछ और पहलू हैं जिस पर कि सरकार अब तक ध्यान देने से बचती रहना चाह रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। राहुल गांधी ने भी बहुत सारी मांगे की, जो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं की टोली को देखें, पुराने पुराने क्लिप उठाकर कि फला प्रधानमंत्री ने, अमुक प्रधानमंत्री ने ये किया था, अमुक प्रधानमंत्री ने वो किया था। आज के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आज की सरकार क्या कर रही है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए पुरानी चीजें खोद कर लाई जा रही है। पुराने जमाने में तो गोवा को भी भारत में मिलाया गया, सिक्किम को भी मिलाया गया, पौंडीचेरी को भी मिलाया गया, दमन दीव को भी मिलाया गया, हैदराबाद को भी मिलाया गया, जूनागढ़ को भी मिलाया गया और कश्मीर को भी अंततः भारत का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया अंजाम दी गई। तो पुरानी बातें जब की जा रही है तो कहीं ना कहीं मकसद यह है कि आज के तथ्यों पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन सीडीएस को बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिर सिंगापुर जाकर ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू क्यों देना पड़ा? क्या वो भारत की मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकते थे? क्या भारत की मीडिया के सामने वो इस बात को नहीं कह सकते थे कि आखिर भारत का भी जेट गिरा है? दिक्कत यही थी कि भारत की मीडिया उसे चलाने के लिए संभवतः तैयार नहीं होती, क्योंकि यही मीडिया झूठ का कारोबार कर रही थी कि अंततः लाहौर पर भारत ने कब्जा कर लिया, सीमा पार कर गई सेना, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, नेवी को कराची में जाकर घेर लिया गया, इंडियन नेवी ने कराची पर को घेर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह के जो झूठे तर्क गढ़ रहे थे, उस पर तुषारापात होता। अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बात कर रहे हैं भारत के सीडीएस, बहुत अच्छी बात है। मीडिया राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय, मीडिया को किसी सरहदों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन भारत की मीडिया गोदीगिरी के दायरे में बच चुकी है और जिस ढंग से लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, उस ब्रेन वॉश के बाद सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो यही है कि कल को एक भक्त आर्मी ये न कहते हुए खड़ी हो जाए कि सीडीएस को भी उसी तरह से कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें बोली जाए जैसे विदेश सचिव विक्रम मिस्री को बोली जानी शुरू हो गई थी। अभी आप सब ने देखा होगा विक्रम मिस्री के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन याद रखिए, सेना और सेना के चारों बड़े अधिकारी, चाहे थल सेना प्रमुख हो, चाहे नौसेना प्रमुख हो, चाहे वायुसेना प्रमुख हो, या इन तीनों के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हो जिन्होंने स्वीकारोक्ति की है, तो इन चारों के प्रति जो सम्मान है, संभवतः आज के दौर में शायद ही किसी राजनेता को उतना सम्मान हासिल हो। देश उसे स्वीकार नहीं कर सकता। देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। लेकिन आज के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब भारत के फाइटर जेट गिरे तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को इस सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं कराया। देखते जाइए। लोकतंत्र में सवाल पूछना लोकतंत्र की खूबसूरती मानी जाती है, लेकिन मौजूदा दौर में सवाल पूछने वाले को टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा जाता है। तो क्या यह नवाजने की प्रक्रिया आगे भी चलेगी? सवाल तो पूछे जाएंगे। मॉनसून सत्र भी संसद का ज्यादा दूर नहीं है, वहां भी इसको लेकर सवाल होंगे। देखते हैं सरकार किस तरह से जवाब देती है। सरकार को संसद में जवाब देना भी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती की चिंता किसे है? अगर होती तो जो बयान सीडीएस ने आज दिया, वो बयान सरकार पहले जारी कर चुकी होती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।